हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो मेंसुरेशन की क्लास हम लोगों ने स्पेशल सेशन बोला था कि सैटरडे और संडे हम लोग करेंगे। तो आज का स्लॉट हमारा शाम के 4 बजे का था। सुबह क्लास गलती से शेड्यूल हो गई थी आपकी, लेकिन 4 बजे का ही स्लॉट आपका था, जो है ना। तो चलिए करते हैं शुरू। और काफ़ी कुछ पार्ट आज हमें कंप्लीट करना है। मींस 2D मेंसुरेशन जो है आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और कल भी संडे में आपकी स्पेशल क्लास रहेगी, और सुबह 10 बजे से हम लोग कल अपनी क्लास को करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, काफ़ी चेंज हो गया हूँ। ठीक है ठीक है। मेरी खुद की बेटी मुझे नहीं पहचान पा रही है भाई। तो लगभग मैं अगर कहूँ तो 2.5 साल बाद मैंने शेविंग कराई है। तो मुझे खुद अजीब लग रहा है। ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, है ना। करते हैं शुरू अपनी चीज़ों को। ऐसे तो तुम इसी में लगे रहोगे फिर। वर्ग यानी कि स्क्वायर के हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं जरा। कह रहा है दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, दो अलग अलग उसने वर्ग दिए हुए हैं। इन वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर के बराबर, इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक तीसरा वर्ग है। एक तीसरा वर्ग है, उसका क्षेत्रफल है। जो आपके ऊपर दो वर्ग दिए हुए हैं ना, स्क्वायर, जिनका पेरीमीटर परिमाप आपको दिया हुआ है। कह रहा है एक तीसरा स्क्वायर है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के बराबर है। तो हमें उस तीसरे का पेरीमीटर बताना है। सवाल अच्छा है, नो डाउट। भाई दो वर्ग हैं, मैं पहले वर्ग ए दूसरे वर्ग बी की बात करता हूं। सवाल कर रहा है इसका पेरीमीटर। तो 4a बराबर कितना है? 40। तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो पहले वाले वर्ग का एरिया मिल जाएगा मुझे। कितना मिल जाएगा बच्चा? 100। ये पहले वाले का एरिया है। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं तो इसका पेरीमीटर 32 दे रखा है, यानी कि 4b बराबर 32। तो 4 से जाएगा 8 बार। तो दूसरे वाले स्क्वायर की साइड आ गई 8। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा 8 का स्क्वायर, दैट इज 64। अब जो दो वर्ग, दो स्क्वायर मेरे पास थे, इनका मुझे अलग अलग मैंने इनका एरिया निकाल दिया। ठीक है। अब कह रहा है कोई तीसरा वर्ग है, उसका एरिया इनके क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो 100 में से 64 गया, कितना आएगा? 36। अब कोई तीसरा वर्ग है सी, कोई तीसरा स्क्वायर है सी, उसका जो एरिया है ना, उसका जो एरिया है वो 36 है, इन दोनों का डिफरेंस। यानी कि सी स्क्वायर कितना है बच्चा? 36। तो यहां से सी कितना हो जाएगा? √36, दैट इज 6। तो तीसरे वाले वर्ग की भुजा मिल गई हमें 6। तीसरे वाले की भुजा मिल गई 6। अब कह रहा है उसका पेरीमीटर बता दो, तो 4c हो जाएगा, यानी कि 4 × 6 24। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। कितना है बच्चा? ऑप्शन नंबर ए। मैं ही हूं भैया, मैं ही हूं। चलिए अगले सवाल की तरफ। ये सवाल देखिए जरा। हाँ, सवाल कह रहा है एक वर्ग की एक भुजा में 20% और दूसरी भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार बने आयत, इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत ज्यादा है? बड़ा अच्छा सवाल है, बताओ। सवाल कह रहा है एक भुजा में तो 20% की वृद्धि और दूसरी भुजा में 30% की वृद्धि है।
तो इस प्रकार जो वर्ग से आयत बना उसका एरिया वर्ग के एरिया से कितने परसेंट ज्यादा है? बोलिए भाई। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, उसने आयत का क्षेत्रफल पूछा है, किसके क्षेत्रफल के की तुलना में? वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना में। सबसे पहले उसने बोला एक भुजा 20%। बच्चा 20% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5। 30% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 3/10। कह रहा है कि एक भुजा में 20% की वृद्धि, तो 5 से 1 बढ़ाकर कितना कर दो? 6। दूसरी भुजा में 30% की वृद्धि, तो 10 में 3 जोड़कर कितना कर दो? 13। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 50। और कितना आएगा? 13 छिंग 78। यानी कि अगर उसका क्षेत्रफल पहले 50 था, अगर उसका एरिया पहले 50 था, तो बढ़ के कितना हो गया? 78। ठीक है, कितना बढ़ा है? 28। और अगर हमें परसेंटेज में बताना है तो 28/50 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा भैया? 50 दूनी 100 और 28 दूनी 56%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 56% की वृद्धि होगी। करेक्ट है। चलें आगे। नेक्स्ट ये सवाल देखिए, ऐसा हमने आयत में भी किया था, याद करो। बताइए जरा। सवाल है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी वर्गाकार क्षेत्र को विकर्णतः, विकर्णतः का मतलब है बच्चा डायगनली, जैसा हमने आयत में भी किया था ऐसा क्वेश्चन। उसने कहा विकर्णतः 1 मिनट में पार करता है, तो खेत का एरिया बताओ। अच्छा, सवाल ने क्या बोला है कि भैया कोई स्क्वायर है, कोई वर्ग है। ये मैं बना देता हूं, ये कोई वर्ग है। अब सवाल ने बोला है एक आदमी जो है वो विकर्णतः इसको पार करता है, कुछ इस तरीके से। यानी कि उस आदमी ने यहां से चलना शुरू किया और ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया और यहां पर पहुंच गया। विकर्णतः कह रहा है इस रफ्तार से गया है और बच्चा 1 मिनट में पहुंच गया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो उसने कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करी है? भाई अगर वो यहां से चला और यहां पहुंच गया, तो उसने कितनी दूरी तय करी है यहां से यहां जाने में? क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो कि अगर मैं ये डिस्टेंस, ये डायगोनल विकर्ण आपसे पूछूंगा, तो आप कहोगे सर चाल गुणा समय। क्या बोलोगे बच्चा? स्पीड इनटू टाइम। और चाल कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड के लिए। और समय कितना है? 1 मिनट। उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड के लिए। तो 3 से जाएगा 6 बार, और 6 धाम 60 और 5 धाम 50, यानी कि 50 मीटर। तो जो ये डिस्टेंस है ना बच्चा, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि उसने डायगनली पार किया है, विकर्णतः पार किया है। तो जो डायगोनल की लंबाई आ गई ना ये वाली, ये 50 मीटर है। उसने क्षेत्रफल पूछा। अरे भैया कल ही तो लिखवाया मैंने कि अगर डायगोनल आपको मिल जाए तो क्षेत्रफल डायरेक्ट निकलेगा, डी का स्क्वायर बटा 2। तो यहां हम कहेंगे डी कितना है? 50, उसका स्क्वायर बटा 2, यानी कि 2500/2। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1250। कितना आएगा बच्चा? 1250, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो कहीं भी अगर स्क्वायर का विकर्ण यानी कि डायगोनल हमको मिल जाता है, तो हम डायरेक्ट एरिया निकालेंगे d² / 2 करके। आगे चले। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताइए।
कह रहा है एक वर्गाकार लोन के बाहर, लोन होता है पार्क, एक वर्गाकार लोन के बाहर की ओर चारों ओर निर्मित एक समान चौड़ाई के फुटपाथ की भुजा 20 मीटर है। यदि मार्ग का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, एरिया ऑफ द पाथ, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? बताइए। भाई आपको उसने क्या दे दिया? आपको दे दिया कोई स्क्वायर है जिसकी भुजा कितनी है, फुटपाथ की भुजा कितनी है भैया? 20। ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है। सवाल कह रहा है कि बाहर की ओर एक एरिया बना हुआ है, बाहर की ओर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। कह रहा है बताओ इसका एरिया अगर 500 है तो इसकी चौड़ाई कितनी है? क्या इसकी चौड़ाई नहीं बता सकते आप? यस बता सकते हैं भैया। अगर पाथ एरिया बाहर की, सॉरी, अगर बाहर की तरफ रास्ता होता है तो उसका एरिया होता है 4x और a प्लस एक्स। क्या यही होता है 4x a प्लस एक्स स्क्वायर के केस में? हाँ जी। तो 4x और a कितना है? 20 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 500। तो 4 से कितनी बार कटेगा? 125 बार। तो यहां से हम कहेंगे x और 20 प्लस एक्स बराबर 125। और हमसे उसने चौड़ाई पूछी है, यानी कि x की वैल्यू पूछी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब या तो मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूं, द्विघात समीकरण बना लूं, या फिर मैं ऑप्शन से x की वैल्यू रखूं, जहां 125 के बराबर आ गया वही मेरा आंसर है। तो 3 अगर मैं रखता हूं तो 3 और 20 और 3 23, क्या ये मल्टीप्लाई होकर 125 बनाएगा? कभी नहीं। अगर मैं 5 रखता हूं और 20 और 5 25, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएंगे? 125। क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ जी। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 5। कितना हो जाएगा बच्चा? x की वैल्यू हो जाएगा 5। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बाहर की तरफ रास्ता था ना, और कल ही हम लोगों ने पढ़ा कि भैया अगर रास्ता बाहर की तरफ है तो उसका एरिया होता है 4x a प्लस एक्स, 4x a प्लस एक्स। ये सवाल बताइए जरा। कह रहे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल। इस बार वृत्त के अंदर वर्ग है। मैंने कल आपको दोनों केस बताए थे। भाई ये अगर सर्कल है, इसके अंदर अगर मैं स्क्वायर बनाता हूं, इस तरह से स्क्वायर अगर हमने बनाया, तो मैंने आपको बताया था कि जो जो इसका रेडियस होगा, भाई इसका एक केंद्र होगा पूरे सर्कल का, बाहर वाले सर्कल का, अगर मैं इसकी भुजा ए मान लेता हूं और ये विकर्ण है डी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो जो इसकी त्रिज्या होगी ना, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस, तो वो डायगोनल का आधा होगी। कल ही लिखवाया था ना मैंने आपको कि अगर किसी वर्ग के बाहर की तरफ कोई सर्कल है तो उस सर्कल, उस वृत्त का जो त्रिज्या, रेडियस है, वो वर्ग के, वो स्क्वायर के विकर्ण का आधा यानी कि डायगोनल का हाफ होगा। ये फॉर्मूला है ना। तो यहां पर त्रिज्या हमको दे दी, तो भैया d/2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो d कितना हो गया? 8 दूनी 16। अब हमें इसका डायगोनल मिल गया, विकर्ण मिल गया वर्ग का। क्या वर्ग का क्षेत्रफल नहीं बता सकते आप? अगर आपको डायगोनल विकर्ण देकर, अगर आपको विकर्ण देकर एरिया पूछे तो बच्चा आप कहोगे
डायगोनल का स्क्वायर बटा 2, यानी कि 16 का स्क्वायर बटा 2, तो 256 बटा 2। तो 256 बटा 2 कितना होता है? 128। क्या बात सही है? 128 स्क्वायर सेंटीमीटर, 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में एक बात सेट हो गई, जो मैं चाहता था वो सेट हो, कि अगर डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया हो तो एरिया हम निकालेंगे विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, डायगोनल का स्क्वायर बटा 2, आपका एरिया आ जाएगा 128। ठीक है बच्चा, सभी का आ गया? आगे चलूं, ये सवाल बताइए, फिर हम चेंज करते हैं टाइप को। चतुर्भुज में आपके एग्जाम के लिए बस दो ही इंपॉर्टेंट हैं, एक वर्ग और एक आयत। बाकी तो रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ये दो दो तीन तीन सवाल में खत्म है। एक एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं इनमें। तो थोड़ा सा समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस में थोड़ा सा एक दो अलग चीज है, बाकी तो समांतर चतुर्भुज और समलंब दोनों में सिंपल एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता आया है। इतिहास गवाह है, वर्तमान गवाह है और फ्यूचर भी गवाह होगा। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक तो स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, वर्ग और आयत, इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अधिकतम कितने क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाया जा सकता है? अब वर्ग के अंदर हमें मैक्सिमम सर्कल बनाना है, मैक्सिमम सर्कल। अगर मैंने ये बनाया, इसके अंदर अगर मैं कोई सर्किल बनाता हूं, इसके अंदर अगर मैंने कोई सर्किल बनाया इस तरीके से, ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, कल मैंने लिखवाया अगर ये भुजा इसकी ए है, कल मैंने लिखवाया कि जो इसका रेडियस होगा वो a/2 होगा। अगर किसी वर्ग के अंदर आप कोई सर्किल, कोई वृत्त बनाते हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो इसकी भुजा का आधी होगी। इसकी भुजा का आधी होगी ना? हाँ जी सर, बिल्कुल होगी। तो यहां से हम कहेंगे कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 18/2, दैट इज 9। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चा एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है πr²। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में। तो पाई गुणा 9 का स्क्वायर, दैट इज 81 पाई। कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा आपका, इस 7 को हटा दो, ये हो जाएगा आपका 81 पाई, 81 पाई। बोलो आगे बढ़ू। चलो, हमने स्क्वायर पढ़ा, हमने रेक्टेंगल पढ़ा। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट, दैट इज रोम्बस, यानी कि सम चतुर्भुज। अब रोम्बस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले ये बताओ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर, सर स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है जिसका प्रत्येक एंगल, सुनते रहना, जिसका हर एंगल 90 डिग्री का होगा और सारी भुजाएं बराबर होंगी। क्या यही स्क्वायर है? क्या यही वर्ग है जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया? यस। अब क्या करना है, इसके दो कॉर्नर्स, ये कोने पकड़ो और हल्का सा खींच दो। ये दो कॉर्नर पकड़ के हल्का सा खींच दो, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आप इसके दो कोने पकड़ के हल्का सा खींचते हो तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं भाई? आपने ये दो कॉर्नर्स पकड़े और हल्का सा ऐसे खींच दिया तो आपको ये आकृति देखने को मिली। और जो आकृति आप देख रहे हो बच्चा, इसी को ही हम रोम्बस कहते हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर है, लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे। स्क्वायर और रोम्बस, वर्ग और समचतुर्भुज में एक ही बात स्पेशल है
कि इसके तो हर एंगल 90 डिग्री के हैं वर्ग के, और जो रोम्बस है उसके हर एंगल 90 डिग्री का नहीं है। एंगल 90 डिग्री का नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहेगा। पहली बात तो ये क्या है, हमारा रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। अब इसके फॉर्मूलेज पढ़ लेते हैं। पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि रोम्बस बना कैसे है, अब इसके फॉर्मूलेज देख लेते हैं। देखो इसके सबसे पहले एक और मैं इसकी स्पेशलिटी आपको बताता हूं रोम्बस की, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक फॉर्मूला आपके अभी याद करा दूंगा। इसके जो डायगोनल्स होंगे ना, सबसे बढ़िया बात सुनो, इसके जो डायगोनल्स होंगे, जो विकर्ण होंगे भैया, वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भुजा ए। जो समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के डायगोनल होंगे, विकर्ण होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और दूसरी बात, एक दूसरे को बराबर बराबर भी काटते हैं। अगर ये पूरी लाइन है, सुनना, ये पूरी लाइन है, इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो ये आधा हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और अगर ये पूरी लाइन है, इस पॉइंट से मैं बात करूं तो ये भी आधा हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करता हूं ए बी सी और डी, मैंने पॉइंट को नाम दे दिया इसको ओ, तो यहां से मैं कह सकता हूं डी ओ, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है भैया वो ओ बी के बराबर हो जाएगी। या फिर मैं कहूं ए से ओ तक की दूरी किसके बराबर होगी, ओ से लेकर सी तक की दूरी के बराबर। और जो एंगल होगा डायगोनल के बीच का, वो हमेशा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का होगा। अब आप यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान में लगा पा रहे होंगे कि क्या फिर सर आपने एक एंगल 90 डिग्री का कह दिया, सर हम तो एक दो दिन पहले, 2-3 दिन पहले हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पढ़ा था, और उस समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया किसी भी ट्रायंगल का, तो वो ट्रायंगल क्या बन जाता है, समकोण। तो बच्चा अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, सुनना, इस वाले ट्रायंगल की, क्या ये समकोण है? मैं अलग से अगर लिखूं, मैं अगर अलग से इसको लिख दूं कि भैया ये एंगल अगर 90 डिग्री का है, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, क्या ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या ये? यस, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, जब मैं सवाल कराऊंगा ना तब देखना आपको कितना मजा आएगा इस तरह से करने में। फॉर्मूले रट के भी आप कर लोगे, अगर ये नहीं समझना चाहते हो चलेगा, लेकिन ये समझ लोगे तो टाइम भी बचेगा, फॉर्मूले में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बेसिकली दो बात समझनी है कि जहां पर डायगोनल यानी कि विकर्ण एक दूसरे से टकराते हैं, मीटिंग पॉइंट, वो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, वही पॉइंट इस वाली डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, जो मैंने यहां पर लिखा। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ओके। और तीसरी बात मैंने क्या बोली कि ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये हमारा एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। फॉर्मूले क्या है समकोण त्रिभुज के? ये अगर समकोण त्रिभुज है, ये अगर ए ए सारी भुजाएं बराबर हैं, ये अगर डायगोनल D1 है, ये अगर डायगोनल दूसरा D2 है, तो बच्चे अब इसके फॉर्मूले लिखना। सबसे पहला फॉर्मूला परिमाप, आप ही लोग इसका उत्तर बताओगे, पेरीमीटर क्या होता है। दूसरा फॉर्मूला है इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल का क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला। और एक तीसरा मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला, और अगर तीसरा फॉर्मूला आपके ऊपर है, आप चाहो याद कर सकते हो इस तीसरे फॉर्मूले को, आप चाहो तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया आपको यहां, ये इस कॉन्सेप्ट से आपको ये तीसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा फॉर्मूला उन्हीं लोगों के लिए है जो फॉर्मूला रटकर क्वेश्चन करना चाहते हैं।
परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग यानी कि 4a। इसका क्षेत्रफल होता है बच्चा 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ये स्पेशल है इसमें कि जो रोम्बस का क्षेत्रफल होता है, जो रोम्बस का एरिया होता है, जो रोम्बस का एरिया होता है वो 1/2 गुणा d1 गुणा d2 होता है। क्या होता है बच्चा? 1/2 गुणा d1 गुणा d2। और तीसरा और इंपोर्टेंट फॉर्मूला आप कह सकते हो कि d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि भैया ये वाला पॉइंट इसको बराबर हिस्सों में बांटेगा, इसको बराबर में बांटेगा, 90 डिग्री पे डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे, और तीसरा ये एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का काम करेगा, तो फिर आपको ये तीसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ये वहीं से बना है फॉर्मूला, उसी से ही बना है फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले बेसिकली आपको रोम्बस में ध्यान रखना है। सवाल कराऊं रोम्बस के? चलो भाई, क्लास आज की हम थोड़ी सी बड़ी क्लास करेंगे क्योंकि आज हमें 2D मेंसुरेशन कंप्लीट करना है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक समांतर 2-3 क्वेश्चन का है, 2-3 क्वेश्चन का समलंब, फिर वृत्त सर्कल और फिर पॉलीगन। बस कल संडे में आपकी क्लास रहेगी बच्चा, सुबह 10 बजे से क्लास रखेंगे हम, मॉर्निंग में 10 AM से, और वो भी लगभग 2 घंटे की क्लास रहने वाली है आपकी। और उसमें हम 3D मेंसुरेशन के 2-3 टॉपिक खत्म कर देंगे। एक तो आपका घन, घनाभ, ये 2 तो कर ही देने हैं, बाकी अगर समय रहा तो और एक आध टॉपिक देख लेंगे। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 मीटर और 6 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। विकर्ण दे दिया आपको, बताओ भाई। अगर विकर्ण हमको दे दिया तो एरिया हमने क्या सीखा अभी अभी? 1/2 गुणा d1 गुणा d2। यस, 1/2 गुणा 4 गुणा 6, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, कितना आ गया भैया? क्षेत्रफल आ गया 12। SSC GD 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आ गया सभी का? आसान क्वेश्चन था। ये बताओ, कह रहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण, एक डायगोनल तो 8 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 48 है, तो हम दूसरा डायगोनल भी निकाल सकते हैं। बोलो भाई, एक विकर्ण दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, दूसरा विकर्ण बड़े आराम से आ जाएगा। अब कह रहा है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई। पहले क्या करो, पहले उसका दूसरा डायगोनल बताओ, पहले उसका दूसरा विकर्ण बताओ। भाई हमें पता है 1/2 गुणा d1 कितना है 8, और d2 हमें निकालना है, बराबर कितना है 48। तो 2 से जाएगा 4 बार और 4 से जाएगा 12 बार, तो d2 यानी कि दूसरा विकर्ण कितना आ गया बच्चा? 12। एक विकर्ण d1 हमें कितना दे रखा है? 8, ये सवाल में गिवन है भाई। एक विकर्ण तो 8 हमें गिवन है d1, d2 हमने निकाल दिया, कितना? 12। अब हमें पूछा है उसने भुजा किसकी? समचतुर्भुज की, यानी कि हमसे उसने एक ही वैल्यू पूछी है। अब जो तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया बच्चा, वो आप याद करो कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर लिखवाया मैंने। यस, अब d1 कितना है? 8, ये कितना है? 12, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 144, ये आ जाएगा 4 4 8, 6 और 4 10, 2 1 और 1 2, 208। और ये 4a का स्क्वायर है, तो 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो a स्क्वायर कितना हो गया? 52। भाई a स्क्वायर कितना हो गया? 52। तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 52, अंडर रूट ऑफ 52। अब आपको क्या करना है? 52 यानी कि 52 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है
कि कम से कम एक परफेक्ट स्क्वायर, एक संख्या तो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब किस में तोड़े? ऑप्शन में सबके अंडर रूट में 13 है, तो 4 गुणा 13 में तोड़ लो। अब हमें पता है 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 2√13। आपका जवाब कितना आ गया? ऑप्शन बी। 52 को किस में तोड़ा आपने? 52 को तोड़ा 4 गुणा 13, 4 गुणा 13 52 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, ये 13 ऐसे आ गया। अब आपके दिमाग में एक बात बार बार स्ट्राइक कर रही है कि सर आपने अभी तो बोला कि इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट से जाओ, लेकिन सर आपने तो यहां ये फॉर्मूला यूज कर दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा सर? मैं कहूंगा हाँ, नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ जाओगे तो ये सारी कैलकुलेशन की बच्चे आपको कोई जरूरत नहीं है। कैसे? देखना जरा, मैं रोम्बस बनाता हूं यहां पर। मैंने रोम्बस बनाया, मैंने दोनों डायगनल्स को आपस में काटा, एक ये डायगनल है अच्छा, एक ये डायगनल है, समझते रहना बात को। ये दूसरे को एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। अगर एक डायगनल 12 है तो ये आधा आधा हो जाएगा इस पॉइंट से, भाई ये 6 ये भी 6, बोलो होगा कि नहीं? ये भी 6 ये भी 6। अगर ये वाला डायगोनल पूरा 8 है तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी 4 ये भी 4। हमें ये चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 छिंग 36, 4 चौक 16, यानी कि 52। तो ए कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 52, यानी कि 2√13। ऐसे भी कर सकते हो आप। भाई आपने इसमें क्या लगा दिया? पाइथागोरस ही। 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस यानी कि ए का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो आपको, अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है। ये सवाल बताइए। बोलो भाई। बोलो 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 बोलो, क्या जवाब होगा? हाँ, अभी आपको ये थोड़ा सा, मैं आपकी ये व्यथा समझ सकता हूं कि मेंसुरेशन में स्पेशली आपको चीजें समझ में तो आ रही होंगी, लेकिन आपको खुद से वो फॉर्मूले लगाने नहीं आ रहे होंगे। सही कह रहा हूं ना? तो ये प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, आपने अभी इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ा है। आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे ना, एक बार रिवीजन क्लास का, 2 बार 3 बार वर्कशीट लगाओगे, तो चीजें कहीं ना कहीं आपके रूटीन में आ जाएंगे और धीरे धीरे आपको फॉर्मूले लगाने आ जाएंगे। अगर आप चीजों को समझ पा रहे हो लेकिन नए क्वेश्चन में खुद से फॉर्मूले नहीं लगा पा रहे हो, या ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बच्चे ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको बिल्कुल भी मत घबराना, ये सब प्रैक्टिस कम होने के कारण थोड़े से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिस टाइम आप इसका 1 बार 2 बार रिवीजन के फेज में आओगे ना और बार बार रिवीजन करोगे, मैं गारंटी से कहता हूं 100% आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, 100%। इससे मत घबराना। एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है जी? 40 सेंटीमीटर। यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 है तो दूसरे की लंबाई क्या है? भाई समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 40 हो गया। तो ए कितना हो जाएगा? 4 धाम 40 यानी कि 10। अब कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई 12 है, एक विकर्ण की लंबाई 12 यानी कि एक D1 हमको दे दिया और D2 हमसे पूछ लिया। फॉर्मूला लगा दो, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 गुणा 10 का 144 प्लस D2 स्क्वायर बराबर 10 धाम 100 चौके 400। तो D2 कितना हो जाएगा?
400 माइनस 144 कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा 256। और यहां से D2 अगर मैं पूछूं तो अंडर रूट ऑफ 256, भाई ना अंडर रूट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 16। कितना आएगा बच्चा? 16। ओके, आगे चलूं? वेरी गुड। ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसको देखना जरा। बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा यार, बिना फॉर्मूले के क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा। आप ये रोम्बस बनाओ यहां पर, देखो इसमें भुजा कितनी आ गई? 10। दोनों डायगोनल को एक दूसरे से ऐसे काट दो। एक डायगोनल अगर 12 है तो सपोज ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 90 होता है। अब आपको पता है कि ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला ट्राइंगल है, यानी कि समकोण है, तो यहां पर ट्रिपलेट भी काम करेगा। अगर ये 6 है, ये 10 है, तो एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा 6 8 10, पढ़ा कि नहीं? तो ये हो जाएगा 8। और ये 8 है तो भैया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो दूसरा डायगोनल कितना हो गया? 8 + 8 16। लो, ऐसे भी आपने कर लिया। दूसरा डायगोनल भी कितना हो गया? 16। एक समचतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल 40 और 96 है। 40 और 96 परिमाप भी दे रखा है, क्षेत्रफल। इस समचतुर्भुज के विकर्णों का योग, सम ऑफ डायगोनल्स आपसे पूछा। विकर्णों का योग यानी कि D1 + D2 आपसे पूछा है। देखना यहां दिमाग लगेगा भैया। परिमाप 40 दे रखा है तो 4a = 40, तो यहां से हम कहेंगे a बराबर कितना आ गया? 10। a बराबर 10 आ गया। अब या तो आप इसे ट्रिपलेट से लगाकर हिट एंड ट्रायल करके देख लो, हिट एंड ट्रायल लगा के देख लो ट्रिपलेट लगाकर, या फिर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा फिर। भाई क्षेत्रफल का मतलब होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2, और ये कितना है? 96। तो यहां से हमें मिलेगा D1 गुणा D2 कितना? भाई 2 की मल्टीप्लाई 96 में करोगे तो 192 मिल जाएगा। तो D1 गुणा D2 कितना मिल गया बच्चा? 192। और क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4a² होता है? एक फॉर्मूला। क्या D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4a² होता है कि नहीं? हाँ। a की वैल्यू 10 हमारे पास है, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुणा 10 का स्क्वायर। तो 10 धाम 100 चौके 400। तो ये हमें मिल गया D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर कितना? 400। D1 गुणा D2 मिल गया 192। हमसे उसने पूछा है विकर्णों का योग यानी कि D1 + D2। क्या a + b का फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहां पर? क्या बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं D1 + D2 का होल स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे सर a² + b² + 2ab, है ना? अब इसकी वैल्यू हमारे पास 400 है, और 2 गुणा D1 गुणा D2 कितना है? 192। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 1 3, प्लस 400 कितना हो गया? 784। तो D1 + D2 का होल स्क्वायर हमारे पास 784 है, तो D1 + D2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 784। देखो भाई, मैंने क्या बोला? D1 + D2 का होल स्क्वायर अगर 400 + 384 यानी कि 784 है, तो D1 + D2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 784, और ये हो जाएगा 28। 28 का स्क्वायर 784 होता है,
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी है। सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हुई है, थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगा के करो, मैं कराता हूं, नो डाउट मैं कराता हूं, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाकर आपको। कैसे, जरा देखना। हमें जैसे ही उसने भुजा यानी कि साइड को कितना दे दिया, 10। देखो, जिसको ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी टफ लगी होगी ना, नो डाउट काफी लोगों को लगी होगी, मैं उसका अल्टरनेट बता रहा हूं। उसका अल्टरनेट फिर हिट एंड ट्रायल है। आपको थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में सोचना होगा। कैसे? आपको उसने भुजा दे दी 10, अब यहां पर एक रोम्बस बनाते हैं और ट्रिपलेट सोचते हैं क्या क्या ट्रिपलेट हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये वाली भुजा अगर 10 है, कितनी, 10। अब ये क्या हो सकता है जिसमें 10 आता हो? हमने पढ़ा है 6 8 10। हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा, हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा जिसमें 10 आता है। वो कितना है बचा? 6 8 10। यानी कि अगर मैं इसको 6 मान लूं और इसको 8 मान लूं तो ये हो जाएगी 10। ये अगर 8 है तो ये भी 8, ये अगर 6 है तो ये भी 6। तो एक विकर्ण मेरे पास कितना हो गया? 8 और 8 16। और दूसरा विकर्ण मेरे पास कितना हो गया बच्चे? 6 और 6 12। मेरे पास दोनों विकर्ण आ गए अलग अलग हिट एंड ट्रायल से। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इसका एरिया भी चेक करना है। एरिया भी चेक करना है। एरिया अगर 96 आ गया तो 1/2 गुणा D1 गुणा D2 निकालना भाई जरा। 1/2 गुणा 16 गुणा 28 12, 2 छिक्के 12 और 16 छिक्कम 96। यस, 96 एरिया आ गया। इसका मतलब है कि मेरे दोनों के दोनों डायगोनल, दोनों के दोनों विकर्ण, एक 16 और एक 12 होगा। उसने दोनों का सम पूछा है। 16 + 12 कितना हो गया? 28। ऐसे भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कि अगर ये साइड 10 है तो आपको एक ऐसा ट्रिपलेट, ऐसा त्रियक सोचना है जिसमें 10 आता हो। तो 6 8 10, ये अगर 6 है, ये 8 है तो ये 10, ये अगर 6 तो ये भी 6, ये अगर 8 तो ये भी 8। तो एक डायगोनल 16 हो गया, एक हो गया 6 और 6 12। दोनों को जोड़ा, 16 + 12 28, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी कर सकते हो। अब चलते हैं हम पैरेललोग्राम। अब दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं चतुर्भुज में, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रेपीजियम। समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, दोनों बहुत छोटे से टॉपिक हैं। एक एक फॉर्मूले आते हैं दोनों पर, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनता है। पैरेललोग्राम क्या है भाई? मैंने आपको जब रोम्बस पढ़ाया, जब मैंने सम चतुर्भुज पढ़ाया, मैंने कहा स्क्वायर के एक दो कोने पकड़ के खींच दो, वर्ग के दो कोने पकड़ के खींच दो, क्या बन जाएगा? रोम्बस। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं पैरेललोग्राम, तो आप क्या करो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये हमारा आयत है। क्या है हमारा बच्चा? रेक्टेंगल। इसके दो कोने पकड़कर हल्के से खींच दो। दो कोने पकड़कर अगर हल्का सा खींचे देते हो तो हमारे पास एक फिगर बनती है जिसको हम कहते हैं क्या? आपने दो कॉर्नर पकड़ के खींचे तो हमारे पास जो आकृति बनी, इसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे बच्चा? इसमें लंबाई चौड़ाई वही रहेंगी जो हमारी आयत की है, लेकिन आयत में हर एंगल 90 डिग्री का है और इसमें हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो ये क्या होता है? ये हमारा पैरेललोग्राम। हाँ, एक चीज होती है, आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर और समांतर यानी कि पैरेलल होती है, रेल की पटरियों की तरह। तो ये वाली रेल की पटरियों की तरह इसके समांतर और ये वाली इसके समांतर। तो इसको इसीलिए नाम दिया जाता है समांतर चतुर्भुज। क्या दिया नाम दिया जाता है?
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चा, बात क्लियर है? ये तो हो गई इसकी पहचान। अब इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक ही फॉर्मूला है बेसिकली, मतलब एक फॉर्मूला तो सब जानते हैं। अगर मैं इसका परिमाप आपसे पूछूं, पेरीमीटर, अगर मैं आपसे कहूं इसका पेरीमीटर बताओ, तो आप कहोगे सर सारी भुजाओं को जोड़ दो, 2l+b होता है। परिमाप तो सब जानते हैं। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? सुनना, ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है। ये लंबाई है। अगर मैं सामने वाली भुजा से, अगर मैं सामने वाली भुजा से लंबाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दूं, जिसको मैंने h1 बोल दिया, अगर मैंने ये लंबाई है, इसके ऊपर एक सामने वाली भुजा से परपेंडिकुलर एक लंब डाल दिया। लंब, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो सामने वाली साइड के ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा, इसका एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा L गुणा H1। क्या बन जाएगा बच्चा? L गुणा H1। ये लंबाई है और ये क्या है? उसकी संगत ऊंचाई, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। इंग्लिश वाले बच्चे इसको L के ऊपर जो H1 हाइट है, इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, और हिंदी वाले बच्चे कहेंगे संगत ऊंचाई। अब आपके दिमाग में आएगा सर वो संगत ऊंचाई इस वाली भुजा पर भी तो जा सकती है। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल जा सकती है। अगर मैं ये सामने वाली भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं ऐसे, और इसको नाम दे दूं H2, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा B गुणा H2। अगर उसने किसी भी समांतर चतुर्भुज में, किसी भी पैरेललोग्राम में आपको एक भुजा और उसकी संगत ऊंचाई, सवाल में लिखेगा संगत ऊंचाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड दे दी, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते हो। अगर उसने चौड़ाई और उसकी संगत ऊंचाई दे दी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते हो। कई बार सवाल किस तरीके से बनेगा सुनना। सवाल में कहेगा कि किसी समांतर चतुर्भुज, किसी पैरेललोग्राम में लंबाई दे देगा, उसकी संगत ऊंचाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा और उसकी संगत ऊंचाई पूछ लेगा। तो उस केस में आप L गुणा H1 बराबर B गुणा H2 कह के उसकी संगत ऊंचाई आराम से निकाल सकते हो। सवाल कैसे बनते हैं वो भी जरा देख लेते हैं। बेसिकली इसमें दो ही फॉर्मूले हैं जो आपने देखने हैं। ये सवाल देखिए जरा, जल्दी से मुझे आंसर बता दो। बताओ भाई। भाई ये क्लास आज थोड़ी सी लंबी जाएगी। अभी लगभग अगर मैं कहूं तो 40-45 मिनट और चलेगी क्लास अभी, क्योंकि इसके बाद हमें सर्किल वाला पार्ट भी पढ़ना है और बहुभुज यानी कि पॉलीगन भी पढ़ना है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बड़े बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे हैं। कल भी सुबह 10 बजे से क्लास है बच्चे, जो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, तो कल सुबह 10 बजे 3D मेंसुरेशन हम करेंगे। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 508 मीटर स्क्वायर है, उसका आधार 40 मीटर है, तो उसकी संगत ऊंचाई बता दो। भाई आपको पता है कि उसकी संगत ऊंचाई क्या होती है? हमें पता है L गुणा H1 बराबर कितना दे रखा है? 508। लंबाई या फिर आधार कुछ भी आप कह लो, गुणा H1 बराबर 508। तो यहां से H1 कितना हो जाएगा? 508 बटा 40। तो 4 धाम 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और 10 से अगर हम भाग करते हैं तो 12.7। कितना आएगा बच्चा? 12.7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
ये सवाल देखिए, सवाल है दो समांतर चतुर्भुज समान आधार और एक ही समांतर के बीच खड़े होते हैं। समान तो आधार है यानी कि उनका बेस इक्वल है। सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है कि दो समांतर चतुर्भुज है कुछ इस तरीके से, और कह रहे हैं उनके आधार समान है। यहां पढ़ो, समान आधार का मतलब है अगर ये लंबाई L है तो ये भी लंबाई L होगी। ऐसा सवाल ने बोला है कि उनका आधार समान है, समान आधार, और एक ही समांतर के बीच खड़े हैं। एक ही समांतर का मतलब क्या है बच्चा, कि अगर ये समान अंतर, ये अंतर अगर दोनों लाइन के बीच का h है तो ये भी अंतर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। यानी कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, संगत ऊंचाई भी बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि एक ही समांतर के बीच खड़े हैं। भाई ऊपर तो उसने कह दिया आधार भी समान और फिर कह दिया ऊंचाई भी समान, तो एरिया कितना हो जाएगा, L गुणा H, और एरिया कितना हो जाएगा, L गुणा H। उसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, 1:1। ओके, वेरी गुड। ये सवाल करिए। बताओ भाई इसका जवाब जल्दी से। सवाल है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 है। आसन्न का मतलब क्या होता है, आसन्न का मतलब होता है एक दूसरे से सटी हुई। अगर एक भुजा ऐसे है तो दूसरी जो ऐसे सटी हुई है, 10 और 15 है। कुछ इस तरीके से कि भैया ये भुजा अगर 15 है तो इसकी आसन, आसन का मतलब है इस वाली भुजा से जो सटी हुई भुजा है, ये इसकी आसन है, यानी कि ये 10 है। ओके, अब कह रहा है कि छोटी भुजा के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस आपको दे दी 6, तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी आपसे पूछ ली। अब मैंने आपको बोला कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो आपने क्या करना है, 15 × h, भाई इसकी संगत भुजा ये ऊंचाई h है, बराबर 10 गुणा, और इसकी संगत ऊंचाई कितनी है, 6। देखो उसने बोला छोटी भुजा के बीच की दूरी, तो छोटी भुजा तो 10 है ना, ये भी 10, ये भी 10, इनके बीच की दूरी कितनी है, 6। बड़ी भुजा क्या है, 15, तो इनके बीच की दूरी हमसे पूछी है, तो ये चला जाएगा 15h बराबर 10×6 = 60, 15 से कटेगा 4 बार, तो h इक्वल्स टू कितना हो गया, h इक्वल्स टू हो गया 4। तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी कितनी है, 4। ये सवाल करिए, फिर चेंज करते हैं, ट्रेपीजियम देखते हैं फिर। बताओ भाई। सवाल कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का दोगुना है। जो आधार है ना वो ऊंचाई का दोगुना है। अगर मैं L और H की बात करता हूं, ऊंचाई अगर 1 यूनिट है तो आधार कितना है, आधार 2 यूनिट है। उसने बोल दिया ना कि आधार जो है वो ऊंचाई का डबल है, तो ऊंचाई अगर 1 है तो आधार 2 है। तो क्या मैं ओरिजिनल संख्या बनाने के लिए इसको 2r और इसको r कह सकता हूं, हाँ जी। तो एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा संगत ऊंचाई, और बराबर 392। 2 से जाएगा, 2 × 1 = 2, 2×9 = 18, 2×6 = 12, r² बराबर 196। तो r कितना हो जाएगा, √196, दैट इज 14। भाई r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। अब आपसे कह रहा है इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तो r ही है भैया, तो यही आपकी ऊंचाई हो जाएगी r, दैट इज 14। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब है।
ठीक है भैया, तो h कितनी हो जाएगी, ऊंचाई आपकी 14 सेंटीमीटर। बात क्लियर? यस। चलिए अगला छोटा सा टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है ट्रपीजियम, यानी कि समलंब चतुर्भुज। अब ट्रपीजियम कैसा दिखता है, एक ही फॉर्मूला, ट्रपीजियम तो सबसे छोटा टॉपिक है। ये ट्रपीजियम कुछ इस तरीके से दिखता है, देख लो। ये आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, समांतर, पैरेलल, रेल की पटरियों की तरह। ये वाली भुजा क्या होती है, समांतर, यानी कि रेल की पटरियों की तरह। अगर मैं इसको ए नाम देता हूं, इस समांतर भुजा को बी नाम देता हूं, और इनके बीच का जो ऊंचाई है उसको नाम देता हूं एच। बहुत छोटा सा फॉर्मूला बनता है, एक ही फॉर्मूला बनता है, उसी से सवाल आता है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपसे इसी के ऊपर सवाल आएगा, अगर समलंब चतुर्भुज ट्रपीजियम से सवाल आया तो। नहीं तो आएगा नहीं, आया तो क्षेत्रफल से ही आएगा। क्या होता है, 1/2 और समांतर पैरेलल साइड का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, और उनके बीच का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, संगत ऊंचाई। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, मल्टीप्लाई बाई एच। एच बोले तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब सवाल कैसे बनता है देखना, ये सवाल है, जरा देखिए। जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 और 16 हैं, समांतर भुजाएं दे दी, क्षेत्रफल 961 दे दिया। कह रहा है इन भुजाओं के बीच की दूरी एच की वैल्यू आपसे पूछ ली। तो क्या आप कह सकते हैं कि सर 1/2 15 + 16 और इनके बीच की दूरी एच हमसे पूछी है, बराबर 961। यस, 1/2 15 और 16 31 होता है, बराबर 961। देखो 31 से पूरा 31 बार कटेगा, क्यों, 31 का स्क्वायर 961 होता है, और 2 की मल्टीप्लाई 31 में करते हो तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 62। कितना मिल जाएगा जी, 62। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सीधा क्षेत्रफल के फॉर्मूले पर ही। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछ लिया, अगेन एच। क्षेत्रफल 108 है, और समांतर भुजाओं की लंबाई 9 और 36 है, 9 और 36। अगेन हम कहेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 9 + 36, और उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि h 108 हमें दिया हुआ है। तो 1/2 36 और 9 45 गुणा h बराबर 108। तो 9 पंजे 45, 9 से जाएगा 12 बार, 2 की मल्टीप्लाई उधर करेंगे 12 में, तो 12 दूनी 24। तो h कितना आ जाएगा, 24/5। तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। तो h कितना हो गया, h हो गया 4.8। कितना हो गया, 4.8। भाई उसने क्या बोला, समलंब चतुर्भुज, समलंब का मतलब है ट्रपीजियम। समलंब का क्या मतलब है, ट्रपीजियम। उसने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछ ली, एच पूछा है। कह रहा है क्षेत्रफल 108 है, और समांतर भुजाओं की लंबाई 9 और 36 है। कितनी है, 9 एंड 36। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है जिसका क्षेत्र, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया।
सेम क्वेश्चन है ये तो। चलिए अब पढ़ते हैं सर्किल यानी कि वृत्त के बारे में। लगभग आप ये मान के चलो कि ये हमारे 2D मेंसुरेशन का लास्ट टॉपिक है, सर्कल लास्ट टॉपिक, ठीक है। हालांकि पॉलीगन भी कुछ लोग डिमांड करते हैं कि सर बहुभुज भी पढ़ा दो, इसीलिए मैं वो करा दूंगा आपको, लेकिन वो एग्जाम से इतना रिलेवेंट नहीं है। ये सर्किल आपका लास्ट टॉपिक आप मान के चल सकते हो। सर्किल है ये, इसका एक केंद्र होता है, क्या होता है, एक सेंटर होता है। भाई देखो, जब हमने 3 भुजाओं वाली आकृति बात करी, हमने परिमाप क्या बोला, सारी भुजाओं को जोड़ दो। जब हमने 4 भुजाओं वाली आकृति की बात करी, हमने परिमाप के बारे में क्या बोला, सबको जोड़ दो। और जब हम सर्किल की बात करेंगे तो इसका जो पेरीमीटर होता है, इसकी बाहर वाली भुजा के ऊपर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और लास्ट में आ जाओ। सर इसकी तो कोई साइड, इसकी तो कोई भुजा ही नहीं होती, तो फिर इसका पेरीमीटर कैसे होगा। तो पेरीमीटर तो होगा, लेकिन सर्किल वृत्त के केस में उसको पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चे परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, और इंग्लिश में सरकमफेरेंस। बात समझ गए। तो इसकी भी एक परिमाप टाइप होता है जिसको परिधि बोलते हैं। अब इसका एक केंद्र है, और समझो केंद्र से किसी भी पॉइंट तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से सर्किल के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बच्चा, आर। और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, स्मॉल आर का मतलब होता है त्रिज्या, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं मेरे भाई, रेडियस। और अगर आप आर का डबल कर देते हो, अगर आप आर का डबल कर देते हो 2r, तो इसको हम नाम देते हैं डी। क्या नाम देते हैं, डी। और D4 इंग्लिश में होता है डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर। और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास। देखो, अगर मैं बात करूंगा स्मॉल आर की, दैट इज कॉल्ड त्रिज्या, रेडियस। और अगर मैं त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल का मतलब है कि अगर ये सर्किल का सेंटर है, एक लाइन अगर सर्किल के सेंटर से पास होती है, अगर कोई लाइन सर्किल के केंद्र से पास होती है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। इस पूरी लाइन को बोला जाता है डायामीटर। क्या बोला जाता है बच्चा, डायामीटर यानी कि व्यास। और व्यास क्या हो जाएगा, r प्लस आर, दैट इज 2r। अब इसके फॉर्मूलेज पे चले। एक तो यही फॉर्मूला हो गया, दूसरा आता है इसका परिधि का। सबसे पहला फॉर्मूला तो यही है, दूसरा फॉर्मूला आता है इसका परिधि, वही पेरीमीटर टाइप, जिसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस C बराबर क्या होता है, 2πr। क्या होता है बच्चा, 2πr। तो किसी भी सर्कल का, किसी भी वृत्त का सरकमफेरेंस क्या है, 2πr। और पाई, पाई क्या है बच्चा, एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू आपको हर सवाल में 22/7 लेनी है। जिसकी वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में कितना लेना है, पाई को 22/7। कई सवालों में इसको 3.14 भी बोलते हैं। अगर सवाल में लिखा हो, अगर क्वेश्चन के लास्ट में एक बार ब्रैकेट करके वो लिखता है कि भैया पाई को 3.14 लो, तो उस सवाल में तो आपको 3.14 लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में लगभग 99% सवाल में कुछ नहीं लिखा होता, पाई को क्या लेना है, तो उन 99% सवालों में आपने पाई को कितना मान के चलना है, 22/7। ओके, बात क्लियर है। तो फॉर्मूला सरकमफेरेंस परिधि का 2πr। अगर मैं तीसरे फॉर्मूले यानी कि क्षेत्रफल की बात करता हूं बच्चा, एरिया की बात करता हूं मैं, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा आर स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल, पाई गुणा आर स्क्वायर। ठीक है भैया, तो 3 फॉर्मूले हो गए आपका। 2d डायमीटर बराबर 2 गुणा ऑफ त्रिज्या, सरकमफेरेंस 2πr, क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। हो गया। अब
एक होता है आपका सर्कल के जैसे ही दिखने वाला, जिसको हम कहते हैं पहिया। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा? पहिया। पहिया, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं व्हील। व्हील, ठीक है। इसको भी साथ में देख लेते हैं। पहिया भी कुछ एक ही फॉर्मूला है पहिए का भी। अच्छा, मैं अगर यहां पर एक पहिया बनाता हूं, समझना, आपने गाड़ी, बाइक, साइकिल, किसी का भी पहिया अगर आपने देखा हो तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस तरीके से पहिया होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी पहिए पर आप एक जगह मार्कर से, पेन से, मार्कर पेन से ना साइन ऐसे इस तरीके से एक हल्का सा डॉट लगा दो। समझना मेरी पूरी बात को, फॉर्मूला जीवन भर नहीं बोलोगे, जीवन भर। मैंने आपसे क्या बोला? ये पहिया है, इसके किसी भी सरकमफेरेंस परिधि पर मार्कर से हल्का सा निशान लगा दो, और मैं आपसे कहूं इसका एक पूरा चक्कर, इसका एक पूरा चक्कर लगाओ पहिए का, पूरा राउंड, तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा बताओ? बोलो। मैंने आपसे क्या बोला? आप पहिए पर कहीं भी एक पॉइंट लगा दो, और उसमें आपसे मैंने पूछा एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा। भैया ये पहिया आगे घूमेगा, यहां आएगा, ये पॉइंट यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, और पूरा वापस आ जाएगा। क्या अपनी परिधि जितनी दूरी तय करेगा एक चक्कर में? बोलो। नहीं, 360 तो डिग्री वो जाएगा। मैंने पूछा एक चक्कर में वो पहिया कितनी दूरी तय करेगा, तो आपने कहा ये डॉट जब आगे आगे घूमता जाएगा तो पूरा एक चक्कर लगा के वापस यहीं पे आ जाएगा। तो एक चक्कर में, मैंने आपसे क्या पूछा? एक चक्कर में, वन राउंड, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? आप कहेंगे 2πr, जितनी उसकी परिधि है एक चक्कर में। और अगर मैं आपसे कहूं ऐसे उसने 2 चक्कर लगाए तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2 × 2πr। मैं कहूं ऐसे उसने 10 चक्कर लगाए तो दूरी कितनी हो जाएगी? 10 × 2πr। मैं कहूं ऐसे उसने n चक्कर लगाए, भाई कितने भी लगा सकता है, n चक्कर, n चक्कर में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n राउंड, तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n राउंड, तो कितनी हो जाएगी? उसको नाम देते हैं d, d नाम देते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 2πr और गुणा n। भाई एक चक्कर में 2πr, 2 चक्कर में 2πr इंटू 2, 20 चक्कर में 2πr इंटू 20, 1000 चक्कर में 2πr इंटू 1000, n चक्कर में 2πr इंटू n, और वो दूरी क्या हो जाएगी? d बराबर 2πr इंटू n। ये एक फॉर्मूला पहिए का बनता है, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, ठीक है। ये हो गया पहिए का केस। अब थोड़ा सा अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल का और देख लो। अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, वृत्त का आधा। तो वृत्त का आधा क्या होता है बच्चा? वृत्त का आधा होता है आपका अर्धवृत्त। तो सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से बनता है। आप वृत्त को बीच में से काट दो, आप वृत्त को बीच में से काट दो, ये रेडियस, ये रेडियस, तो वो बन जाता है हमारा क्या? वो बन जाता है हमारा सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। अब इसका सबसे पहले इसकी परिधि या इसका परिमाप आता है। इसके परिमाप की अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर की, तो इसका पेरीमीटर होता है बच्चा, देखो एक तो होता है ये वाला पार्ट πr, 2πr का आधा, और प्लस 2r, क्या होता है? πr प्लस 2r। लेकिन आपको ये याद नहीं करना, आपको ये याद नहीं करना, इसको मैं आगे सॉल्व कराता हूं आपको। r अगर कॉमन ले लेते हो तो पाई प्लस 2, और r की जगह, पाई की जगह 22/7 रखो, तो 7 दूनी 14, 22 और 14 36, तो ये आ जाएगा 36/7 r, है ना। 7 दूनी 14, 22, 36/7 r।
तो किसी भी अर्धवृत्त का जो पेरीमीटर, किसी भी सेमी सर्कल का परिमाप की अगर बात करेगा, किसी भी सेमी सर्कल के परिमाप की अगर बात करेगा बच्चे, तो याद रखना 36/7 गुणा आर, 36/7 गुणा आर। और अगर क्षेत्रफल की बात करेगा, एरिया की बात करेगा, तो वो सर्किल का आधा कर दो, 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर, सर्किल का आधा कर दो। वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन वृत्त की परिधि का अगर आप आधा करते हो तो अर्धवृत्त की परिधि नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें हमारी ये वाली साइड नई ऐड हो जाती है। अर्धवृत्त में ये वाली नई साइड ऐड हो जाती है। तो 2 पाई आर का आधा ये पाई आर, और आर प्लस आर 2r। सॉल्व किया तो 36/7 आर ये होता है परिमाप किसका, अर्धवृत्त का, और क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूलेज थे सर्किल से रिलेटेड। यहां से हमने शुरू किया, फिर हमने पहिए के बारे में पढ़ा, फिर हमने अर्धवृत्त के बारे में पढ़ा, और अब मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलता हूं, जरा बताना। ये मान के चलो ये लगभग लास्ट टॉपिक है आपके 2D मेंसुरेशन का। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब सवाल देखना, हमें 22 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, परिधि, और हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल। अब यार क्षेत्रफल अगर हमें चाहिए सर्किल का, तो वो तो पाई आर स्क्वायर होता है, उसके लिए तो हमें त्रिज्या रेडियस चाहिए। लेकिन यहां तो परिधि 22 दे रखी है, तो परिधि का मतलब क्या है, होता है 2 पाई आर बराबर 22। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22। तो 22 से 22 गया, 7 उधर जाएगा, तो 7/2। तो यहां से हमें रेडियस मिल गया 7/2। कितना मिल गया रेडियस, 7/2। अब सर्कल का एरिया पूछा, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और रेडियस कितना आ गया, 7/2 गुणा 7/2, है ना, स्क्वायर है ना। तो 7 से 7 गया, 2 से जाएगा 11 बार, 11 सत्ते 77, और बटा 2 कितना आ जाएगा, 38.5। ऑप्शन नंबर ए। देखो इसे, बोलो भाई। भाई हमें उसने परिधि दे रखी थी, सरकमफेरेंस 2 पाई आर 22, वहां से हमने रेडियस निकाल दिया 7/2। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, सॉल्व किया 38.5। आसान है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 12 सेंटीमीटर है। परिधि और व्यास के बीच अंतर, देखो आपको जब तक फॉर्मूले रूटीन में नहीं आएंगे, सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ना सर पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है। आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो, फॉर्मूले आपके दिमाग में नहीं है, तो जब तक फॉर्मूले नहीं दिमाग में आएंगे ये चीजें चलती रहेंगी। अब ऐसा नहीं है कि कभी भी आपके दिमाग में क्या फॉर्मूले नहीं आएंगे, भाई आएंगे। कल 2 4 10 5 दिन बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो भी समय बचेगा वो रिवीजन का बचेगा। वो आपका एफर्ट है, आप कितना रिवीजन करो, 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार, इतना रिवीजन करो कि चीजें दिमाग में सेट हो जाएं। और जिस दिन दिमाग में चीजें सेट हो गई तो सवाल तो आगे आगे भगेगा फिर। डोंट वरी। परिधि और व्यास के बीच अंतर, बच्चे परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और व्यास क्या होता है, डायामीटर होता है 2r, और अंतर कितना है हमारा 12। अगर मैं यहां से 2r कॉमन ले लूं तो ये बचेगा पाई -1, है ना, मैंने 2r कॉमन ले लिया, तो 2r और पाई की वैल्यू 22/7 -1 बराबर कितना हो गया, 12। तो 2 से जाएगा 6 बार, तो 7 एकम 7, 22 में से 7 गया 15/7 बराबर 6। 3 दूनी 6,
3 पंजे 15। तो आर कितना आ जाएगा भाई, 7 की 2 में गुणा करेंगे 14, और ये 5 नीचे आ जाएगा। बोलो रेडियस कितना आ गया, 14/5। सॉल्व ही तो किया मैंने, कुछ भी तो नहीं किया भाई। 7 एकम 7, 22 में से 7 गया 15/7, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 7 की 2 में गुणा करी 14, और ये 5 नीचे आ गया। अब उसने क्षेत्रफल पूछा है πr², यानी कि 22/7 गुणा 14/5 गुणा 14/5। 7 से जाएगा 7 दूनी 14, तो ये जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 14/5 पूरे 25। तो 14 चौका 56, 5 14 चौका 56, 5 61/25, 25 दूनी 50 11, 25 चौके 100, 24 पॉइंट समथिंग। ना तो ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन है 24.64। कितना आ जाएगा, 24.64। बोले अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया, इंपोर्टेंट, नोट करना इसे। 24.64। ये सवाल देखिए। सवाल है, केंद्र ए और बी वाले दो वृत्त की त्रिज्याएं, केंद्र ए और बी वाले दो वृत्त की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। यदि वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, ये लाइन को 2 बार पढ़ना। यदि वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को टच करते हैं, बाहर की तरफ से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, कैसे भाई, ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, एक दूसरे से इस तरीके से टच करते हैं, ऐसे बाह्य रूप से, एक्सटर्नली। अब कह रहा है इसका जो रेडियस है वो कितना है 4, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 8। बोल दिया ना उसने भाई, दो वृत्त की त्रिज्याएं, एक 8 है और एक 4 है, जोड़ दिया। अब कह रहा है व्यास ए बी वाले वृत्त का क्षेत्रफल, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब सवाल कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका व्यास ए बी, यानी कि 8 और 4 दोनों को जोड़ेंगे 12, ये व्यास है। व्यास का मतलब कोई नया सर्कल कुछ इस तरह का। बात को समझो, उसने आपसे बोला कि दो सर्कल हैं, उनकी त्रिज्या 8 और 4 है। मैंने कहा ओके। अब कह रहा है वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसे। अब फिर उसने बोला व्यास ए बी, व्यास ए बी का मतलब है कि यहां से यहां तक की सीधी रेखा की बात कर रहा है। तो 8 और 4 12, तो व्यास ए बी का मतलब है ये सर्कल, और ये इसका डायामीटर है 12, और इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो 2r बराबर कितना हो गया 12, भाई व्यास तो 2r होता है, तो रेडियस कितना हो गया 6। अब रेडियस 6 है तो क्षेत्रफल निकाल दो, πr²। पाई की वैल्यू पाई रहने दो, ऑप्शन में पाई रखा है उसने, 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 पाई। कितना उत्तर हो गया भैया, 36 पाई। सवाल को पढ़ोगे ना, मैंने आपसे फिर कह रहा हूं, मेंसुरेशन से डरोगे तो एक आसान सा क्वेश्चन खोदोगे, और अगर पढ़ लोगे तो सबसे आसान क्वेश्चन मेंसुरेशन से ही आएगा आपके एग्जाम में। सबसे आसान क्वेश्चन देख लेना, सीधा फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड रहेगा। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, जरा देखिए इसे।
कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। करिए भाई, ये सवाल 1 मिनट में आया बस में। अब ये सवाल करिए तब तक। करें, चलो। क्या कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इस पर बाड़ लगाना है। तो बताओ लागत क्या होगी। आप सभी लोग गांव से बिलोंग करते हो। बाड़ लगाना क्या होता है? आपके खेत में जंगली जानवर ना घुसे, इसीलिए खेत के चारों तरफ इसीलिए खेत के चारों तरफ हम लोग फेंसिंग करते हैं कटीले तारों की। उसी को हम कहते हैं बाड़ लगाना। क्या बोलते हैं बच्चा? फेंसिंग मतलब बाड़ लगाना। सबसे पहले एरिया हमें हेक्टेयर में दिया हुआ है, तो उसको हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। कह रहा है 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, ये गया। तो एरिया कितना आ जाएगा? 138600 मीटर स्क्वायर। ये हो गया, ये एरिया हो गया 138600 मीटर स्क्वायर। और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 138600। तो पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 138600। 22 से जाएगा, 22 छिक्के 132, 22 तिया 66 00। 7 से उधर गुणा करेंगे तो 700, 7 तिया 21, 7 छिंग 42 और 1 42 और 2 44। तो यहां से रेडियस कितना आ जाएगा? √ऑफ 441 और 00। भाई 7 की गुणा इस 6300 में करी, 44,100 आ गया। अब हमें इसका अंडर रूट निकालना है। कैसे निकालते हैं देखो, 2 जीरो का तो 1 जीरो लिख दो, और 441 का होता है 21। तो रेडियस कितना आ गया? 210। रेडियस कितना आ गया? 210। अब सवाल कह रहा है इसके ना खेत में बाड़ लगाना है। बच्चा बाड़ लगाने का मतलब है इसके बाहर की तरफ हमें कटीले तारों की फेंसिंग करनी है भैया, कटीले तारों की फेंसिंग। तो हमें इसका परिधि यानी कि सरकमफेरेंस निकालना होगा, है ना भैया। तो अगर मैं इसके बाड़ लगाऊंगा तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2πr, यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा 210। तो 7 से जाएगा 30 बार,
ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 22 छिक्के 132, 1320 मीटर। हमें इसकी परिधि, इसका सरकमफेरेंस कितना मिल गया? 1320 मीटर। अब सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला 1 मीटर का 3.2 रुपए लगते हैं। 1 मीटर का 3.2 रुपए। तो भैया इसका खर्चा कितना आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा 1320 गुणा 3.2। 1 मीटर का 3.2, तो 1320 मीटर का 1320 गुणा 3.2। तो आपका जवाब कितना होगा? पॉइंट हटेगा 0, 32 दूनी 64, 32 तिया 96, और 6 102, 32 एकम 32 और 10 42। तो खर्चा कितना आ गया भैया? 4 6, अच्छा 32 दूनी 64 है ना, 4 आएगा, 4224। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अब तक कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। उनमें से सबसे अच्छा सवाल ये है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें वृत्ताकार सर्कुलर का जो एरिया दिया हुआ था वो 13.86 हेक्टेयर में दिया हुआ था। तो 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर, तो इसको 10,000 से गुणा किया तो इतना क्षेत्रफल आ गया मीटर स्क्वायर में। फिर हमने कहा क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। सॉल्व किया तो रेडियस मिल गया 210। अब रेडियस 210 है, वो कह रहा है बाड़ लगानी है। बाड़ तो बाहर की तरफ लगाई जाती है, फेंसिंग इस तरीके से। तो इसका फिर हमें सरकमफेरेंस परिधि निकालना था, वो आ गया 1320। तो 1 मीटर का 3.2 रुपए, तो खर्चा आ जाएगा 1320 गुणा 3.2, आपका 4224 रुपए। ओके, चलो नेक्स्ट। ये सवाल देखिए, बताओ इसका जवाब। 15 मिनट और लूंगा भाई आपके, मैं केवल 15 मिनट। अब से टाइम देख लो और केवल 15 मिनट अब काउंट कर लो। प्लीज कोई बच्चा ये ना कहे कि छोड़ दो, जाने दो। केवल 15 मिनट। टाइम हो रहा है अब 5:28 बोर्ड पे। 5:45 पे आपको मैं छोड़ दूंगा। 15 मिनट के लिए प्लीज ये मत कहना। एक पहिया 4,000 चक्कर लगाता है, तो 60 किलोमीटर जाने में पहिए की त्रिज्या क्या है? भाई 4,000 चक्कर का मतलब है एन की वैल्यू 4,000 है। और पहिए के केस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डी बराबर 2 पाई आर इंटू एन। अब ये हमें ऑप्शन मीटर में दिए हुए हैं, देखना ऑप्शन मीटर में दिए हुए हैं, और जो दूरी हमें दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है। किसमें? किलोमीटर में। तो 60 किलोमीटर को सबसे पहले तो मीटर में चेंज करो। तो अगर मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करता हूं तो 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि मुझे पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चा? 1,000 मीटर। तो 60 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 60 गुणा 1,000 मीटर। वही तो किया मैंने यहां पर। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें निकालना है, और चक्कर कितने हैं? 4,000। चक्कर कितने हैं? 4,000। अब पहिए की त्रिज्या बतानी है, कितनी आएगी? देखो क्या सॉल्व करना। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 4 से जाएगा 15 बार, 7 की गुणा करेंगे 15 सत्ते 105, डिवाइड बाई 22 की 2 में करेंगे तो 44 बराबर आर। बस सॉल्व कर लो, आ जाएगा। 44 दूनी 88, 2 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। 44 दूनी 88, तो 2 दशमलव, ये तो 8 दशमलव है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा? 2.39। कितना आ जाएगा बच्चा? 2.39 मीटर। आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये सवाल देखिए जरा।
कह रहा किसी अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप क्या बोला था मैंने, 36/7 आर, और ये कितना दे रखा है 36, तो 36 से 36 गया तो आर बराबर कितना आ गया 7। उसने क्षेत्रफल पूछा है, वो होता है 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, ये जाएगा 2 से जाएगा 11 और 11 सत्ते 77। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, मुझसे भी पहले आंसर दे दिया आप लोगों ने। तो ये सवाल देखिए, चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्वेश्चन देख लो। क्वाड्रेंट का क्वेश्चन, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल π/9 है। भैया चतुर्थांश क्या होता है, देखो अगर ये सर्किल है तो इसका चौथा हिस्सा, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। ये रेडियस, ये रेडियस, सर्किल का चौथा हिस्सा ही क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश होता है। तो इसका क्षेत्रफल भी सर्किल के क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर ये किसके बराबर दिया हुआ है, π/9 के, तो पाई से पाई गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 4/9, है ना उधर, तो आर कितना हो गया √4/9, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 9 का 3, तो त्रिज्या पूछी है ऑप्शन नंबर डी 2/3। भाई पूरे वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त सेमी सर्कल का क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो भैया इसका 1/4, ये चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे सर्कल का 1/4। तो पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, उसका हमने क्या किया, उसका हमने 1/4 यानी कि 1/4 निकाल दिया। तो 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर, हमें क्षेत्रफल π/9 दिया हुआ है, पाई से पाई गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो √4/9 दैट इज 2/3। ओके, चलो ये सवाल और कर लो, फिर आपका ये 2D मेंसुरेशन एंड हो जाएगा, 2D मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा है एक तार को 169 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया। एक तार है, उसको मोड़ा गया 169 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया। यदि उसी तार को वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता तो इसका क्षेत्रफल क्या होता। सवाल क्या है, कोई हमारे पास ये वायर है, देखना ये क्या है तार, अब इसको मोड़ा गया तो हमने इसको मोड़कर एक वर्ग बना दिया, हमने इसको मोड़कर क्या बना दिया, एक वर्ग। बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तार की लंबाई कितनी है, क्या आप मुझे बता सकते हो। केवल यस और नो में जवाब देना कि क्या तार की जो लंबाई है वो इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। यस और नो में जवाब देना। क्यों, मैंने इसी तार को तो मोड़ के वर्ग बनाया, मैंने इसी वायर को तो बेंड करके स्क्वायर बनाया है। तो क्या बच्चे तार की लंबाई, लेंथ ऑफ वायर जो होगा वो वर्ग के परिमाप यानी कि पेरीमीटर के बराबर होगा। भाई होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो वर्ग का पेरीमीटर निकालो, हमें एरिया दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर कितना 169, तो ए कितना हो जाएगा √169 यानी कि 13। तो हमें इसका पेरीमीटर यानी कि 4a बताना है, तो 4 गुणा 13 दैट इज 52 मीटर। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर और यही तार की लंबाई हो गई 52 मीटर। यही तार की लंबाई हो गई 52 मीटर। जो वर्ग का पेरीमीटर परिमाप है वही तार की लंबाई है। अब क्या हुआ, इसको हमने मोड़कर वो बना दिया सर्कल,
तो अब आप समझो, अगर मैं इसी तार को, अगर मैं इसी वायर को मोड़ के सर्किल बनाता हूं, तो क्या जो सर्किल का परिधि सरकमफेरेंस होगा वो 52 मीटर के बराबर नहीं होगा? भाई मैंने इसी वायर को मोड़ के सर्किल बना दिया, मैंने क्या किया, मैंने इसी वायर को मोड़ के सर्किल बना दिया, तो क्या जो इसका परिधि होगा वो 52 मीटर के बराबर होगा? बोलो, तो क्या 2 पाई r बराबर 52 होगा? तो 2 × 22/7 गुणा r बराबर 52, तो 2 से जाएगा 26 बार, तो r कितना हो जाएगा? 26 सत्ते 182/22। भाई 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा 91 बार, है ना भाई? 7 छिंग 42, 4 7 दूनी 14, 4 18। तो रेडियस आ गया 91/11। उसने कहा इसका क्षेत्रफल, और वो भी अप्रोक्सीमेट। तो क्षेत्रफल क्या होता है? πr², यानी कि 22/7 गुणा 91/11 गुणा 91/11। तो 11 दूनी 22, 7 से जाएगा 13 सत्ते 91, तो 13 एकम 13, 13 निम्मा 117 और 1 118 गुणा 2/11। करना भाई कैलकुलेट, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, आ गया 2366/11। तो 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11, 5 11 पंजे 55, लगभग 215 के आसपास। आंसर कितना हो जाएगा? 215। लगभग 215 के आसपास हमारा उत्तर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करूं सवाल को। यस, है क्या, मेरे पास एक वायर है, एक तार है, मैंने उस तार को मोड़ के पहले सर्किल बनाया, ओ वर्ग। तो क्या उस वर्ग का परिमाप इसके लेंथ के बराबर होगा? इसी को मोड़कर बनाया है। हाँ जी सर। अगर मैं इसको कोने से तोड़कर सीधा कर दूं तो वायर बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 169 दिया हुआ है वर्ग का, भुजा निकाली 13, परिमाप निकाला 52, वही वायर की लेंथ हो गई। अब क्या क्या, उस वायर को हमने मोड़कर वृत्त बना दिया, तो जो वृत्त का परिधि है वो वायर की लेंथ के बराबर है 2 πr 52। यहां से r निकला 91/11। हमसे एरिया पूछा था πr², सॉल्व किया तो 215 के लगभग हमारा उत्तर बन गया, 215 के लगभग। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो, बहुभुज वाला पार्ट बच गया है। इसे, ये 2D मेंसुरेशन में नहीं आता है, बहुभुज इवन मेंसुरेशन में आता ही नहीं। ये आपका जो ज्योमेट्री है ना, ज्योमिति, उसका पार्ट है, लेकिन बच्चे इसे पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये 2D मेंसुरेशन का पार्ट नहीं है। 2D मेंसुरेशन आपकी हो चुकी है खत्म। कल हम सुबह 10 बजे क्लास है आप लोगों की, और 2 घंटे की करूंगा। आज तो मैं छोड़ रहा हूं 20 मिनट पहले। तो कल हम 2 घंटे की क्लास करेंगे 10 बजे से 12 बजे तक, और 3D मेंसुरेशन पढ़ेंगे। उसमें हम लोग घनाभ और घन पढ़ेंगे। अब बात आती है बहुभुज की, तो बहुभुज को हम 3D मेंसुरेशन के बाद में पढ़ लेंगे, सबसे लास्ट में। 3D मेंसुरेशन खत्म करके फिर हम बहुभुज का 10-15 मिनट का ये टॉपिक है, 15-20 मिनट का होगा, इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे 3D मेंसुरेशन घनाभ और घन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।